जन्म के तुरंत बाद एक जन्म चिन्ह के कारण उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। 25 साल बाद जब वह लौटा तो पूरे गांव को पछतावा हुआ। एक जिला अस्पताल में एक तनावपूर्ण शिफ्ट के बीच प्रसव कक्ष में जीवन की पहली रोने की आवाज़ गूंज उठी। एक युवा माँ की पीड़ा के बीच एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। माँ ने बच्चे के लाल चेहरे पर एक नज़र डाली और फिर अपना चेहरा घुमा लिया कांपते हुए, जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा हो। बच्ची के दाहिने गाल पर एक गहरा जन्म चिन्ह था, जो भाग्य के एक निशान की तरह प्रमुख था, जिसे अभी अभी उकेरा गया था। नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकती, उसने बुदबुदाया पीछे हटते हुए। डॉक्टर की आंखों से बचते हुए उसके साथ आया पुरुष, जिसे बच्चे का पिता माना जाता था, चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने ठंड से अपना कोट खींचा और अस्पताल के कर्मचारियों से फुसफुसाया, हम पालन पोषण के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। कुछ मिनट बाद हस्ताक्षर किए हुए कागजात छोड़ दिए गए। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई आखिरी नज़र नहीं। बच्ची को एक कांच के पाले में छोड़ दिया गया, बिना नाम, बिना गर्मी। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि कुछ मिनट पहले वह अपनी माँ के गर्भ में थी। रात की पाली में काम करने वाली एक नर्स प्रिया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके हाथों में अभी भी मरीज का रिकॉर्ड था। जब उसने कांच के माध्यम से बच्चे को देखा तो वह चौंक गई। फ्लोरोसेंट रोशनी की चमक में छोटा शरीर हर सांस के साथ कांप रहा था। किसी चौंक गई इसकी हाथों ने उसकी भावनाओं के बारे में नहीं पूछा, नहीं किसी ने उससे कुछ करने को कहा। लेकिन अगली सुबह जब पूछा गया कि क्या कोई स्वेच्छा से छोड़े गए बच्चे की अस्थायी रूप से देखभाल करेगा, तो प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया। उसने बच्चे का नाम आन्या रखा, जिसका अर्थ है दिव्य प्रकाश। सभी अफवाहों के खिलाफ एक घोषणा के रूप में। उसके सहयोगियों ने उसे अजीब तरह से देखा। कुछ ने उसकी पीठ पीछे फुसफुसाया, कुछ ने कहा कि वह बहुत भावुक थी, दूसरों ने कहा कि वह खुद पर मुसीबत ला रही है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग सफाई महिलाओं ने भी कहा कि जन्म चिन्ह एक बुरा शगुन था, कर्म का संकेत था। लेकिन प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप आन्या को अपनी बाहों में ले लिया, उसके डायपर बदले उसे दूध पिलाया और ठंडी रात में हर झटके से उसे शांत किया। यह दया से बाहर नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि बच्चे की धुंधली सूजी हुई आंखों में प्रिया ने खुद को देखा। वह भी एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। उसके बारे में भी फुसफुसाया गया था कि वह एक ऐसी महिला की बेटी है जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन अगर एक बच्चे को जन्म के समय ही दुनिया ने एक जन्म चिन्ह के कारण छोड़ दिया था, तो कम से कम किसी को यह कहने की हिम्मत करनी चाहिए, यह तुम्हारी गलती नहीं है। आन्या को किसी की दया की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसका हाथ मजबूती से पकड़ सके और उसे जाने न दे। और आज वह व्यक्ति प्रिया थी। पहले दिन जब प्रिया आन्या को अस्पताल के कर्मचारियों के छात्रावास के कमरे में ले आई, तो सामुदायिक क्वार्टरों में माहौल लगभग बदल गया। युवा नर्स, जिसके गाल पर एक गहरा लाल जन्म चिन्ह वाला नवजात शिशु था, शांत आंखों से गलियारे से नीचे चली गई। लेकिन आसपास के लोग वैसे नहीं थे। तिरछी निगाहें और फुसफुसाहटें उसकी गर्दन में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। एक बूढ़े व्यक्ति ने शराब की सांस में बड़बड़ाया कि यह एक दुष्ट जन्म चिन्ह था और इससे दूर रहना चाहिए। एक बड़ी उम्र की नर्स ने प्रिया से धीरे से पूछा, लेकिन स्पष्ट रूप से फटकार के लहजे में, क्या तुम डरती नहीं हो? वह बच्चा वह सामान्य नहीं है। प्रिया चुप रही। उसने समझाया नहीं। उसे किसी की मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं थी। पहली कुछ रातों में आन्या लगातार रोती रही। उसका रोना छोटा और कर्कश था, लगातार नहीं, लेकिन इतना तेज़ था कि अगले कमरे में सो रहे लोगों को जगा सके। कुछ बार उन्होंने यह पूछने का नाटक करते हुए दरवाज़ा खटखटाया कि क्या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उनकी आंखें आन्या को ऐसे देखती थीं जैसे वह कुछ अलग करने की चीज़ हो।
रात की पाली में काम करने वाला एक सुरक्षा गार्ड रमेश ने कैफेटेरिया में ज़ोर से कहा कि नर्स प्रिया एक दानव बच्चे को घर ले आई है। अफवाहें संक्रामक बीमारियों से भी तेज़ी से फैलती हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में उसके कमरे में काली परछाइयाँ देखीं। कुछ ने जोर देकर कहा कि आन्या की आंखें सांप की आंखों जैसी थीं। ये शब्द प्रिया के चेहरे पर उड़ती रेत की तरह आए। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, गुस्सा नहीं हुई। हर दिन वह नियमित रूप से डायपर बदलती, पानी उबालती, बच्चे को सुलाती और एक हाथ से उसे थपथपाती जबकि दूसरे हाथ से मेडिकल रिकॉर्ड लिखती। पहले बुखार, अचानक दस्त, उसने सब कुछ खुद ही संभाला। कोई मदद करने नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। केवल डॉक्टर विक्रम जो उस जन्म के समय उपस्थित थे अलग थे। वह ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी वह उसे आंखों की बूंदों की एक बोतल, कुछ सूखे पोंछे या बस एक सवाल पूछने के लिए आते थे। आज बच्ची कैसी है उसने विक्रम की आंखों में दया नहीं बल्कि साझा समझ देखी। विक्रम एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने सैकड़ों जन्म देखे थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे के चेहरे को देखने से इनकार करते देखा था। उन्हें अभी भी बच्चे की जुर्रीदार लेकिन थोड़ी खुली आंखें याद थीं, जैसे पूछ रही हों, मैंने क्या गलत किया है। जब भी विक्रम आते प्रिया ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ एक नज़र से वे दोनों समझ जाते थे कि वे अकेले नहीं हैं। एक बार विक्रम ने उसे रिकॉर्ड लिखने में मदद की, आन्या को अस्पताल के एक लंबे बेंच पर लिटा दिया और फिर दोनों ने जल्दी से ठंडी सैंडविच खाई। यह पहली बार था जब प्रिया बच्चे को लेने के बाद मुस्कुराई थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि विक्रम ने कुछ खास किया था, बल्कि इसलिए कि उस चुप्पी में उसे लगा कि वह सही पक्ष में खड़ी है। आन्या सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से बड़ी हुई। कुछ बार डॉक्टरों ने उसे धीमे न्यूरोलॉजिकल विकास के लक्षणों का निदान किया। प्रिया ने इसे अस्वीकार नहीं किया। वह उसे चेकअप के लिए ले गई, सभी आवश्यक परीक्षण करवाए। एक बार उसे विकलांग शिशुओं के लिए एक सहायता कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने के लिए बारिश में 4 घंटे से अधिक लाइन में खड़ा होना पड़ा। सब कुछ महंगा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया, अधिक रात की पाली के लिए साइन अप किया और अतिरिक्त भत्ते के लिए सहयोगियों के साथ शिफ्ट का आदान प्रदान किया, जबकि दूसरे दोपहर का भोजन कर रहे थे। वह उबलते पानी से खिलौने धोने या छोटे कपड़े के डायपर मोड़ने में व्यस्त रहती थी। उसके हाथ थकान से कांपते थे, लेकिन जब भी आन्या उसकी बाहों में गहरी नींद सोती और समान रूप से सांस लेती, प्रिया को लगता था कि उसके सभी प्रयास सार्थक थे। वह सोचती थी कि एक बच्चा उसे उसकी स्वतंत्रता, उसकी नींद, उसके भविष्य का त्याग करने पर मजबूर करेगा, लेकिन यह पता चला कि उसे बदले में बहुत कुछ मिला। आन्या सिर्फ एक बच्चा नहीं थी, वह उसके जीवन का वह लापता टुकड़ा थी। जब बच्चे ने माँ कहना सीखा, भले ही यह सिर्फ एक अस्पष्ट ध्वनि थी, प्रिया ऐसे रोई जैसे उसे पहली बार पता चला हो कि वह अभी भी जीने में सक्षम है। गपशप अभी भी बंद नहीं हुई थी। एक बार मानव संसाधन प्रबंधक ने उसे एक निजी बातचीत के लिए बुलाया। उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन इरादा स्पष्ट था। प्रिया, तुम अभी भी जवान हो। अस्पताल इसे प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। बच्चे के पास कोई कागजात नहीं है। अगर भविष्य में कोई समस्या होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रिया ने बिना विरोध के सब कुछ सुना, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने आन्या को और कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी कि वह एक आसान रास्ते पर नहीं चल रही है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती तो कौन करता? विक्रम ने बाद में अपनी कुछ शिफ्टों को प्रिया की शिफ्टों के साथ मेल खाने के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति का अनुरोध किया। उसने कोई कारण नहीं बताया और किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उस दिन से हर रात जब प्रिया थक कर सो जाती थी, उसे हमेशा कोई धीरे से आन्या के माथे पर एक कपड़ा रखता और उसके लिए बत्ती बुझा देता हुआ महसूस होता था।
एक बार एक नर्स ने विक्रम को गलियारे में बच्चे को सुलाते हुए देखा और मजाक में कहा कि उसके एक सहकर्मी के लिए विशेष भावनाएं हैं। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी आंखों में लोगों ने महसूस किया कि यह रोमांटिक प्रेम नहीं था, बल्कि एक छोटी महिला के लिए सम्मान था जो कुछ असाधारण कर रही थी। फिर वह दिन आया जब आन्या ने खड़े होने की कोशिश की। प्रिया ने अपने पुराने कपड़ों से एक नरम चटाई बनाई और उसे अपने कमरे के सीमेंट के फर्श पर बिछा दिया ताकि बच्चा रेंग सके। पहले कदम वह लड़खड़ाती और लगातार गिरती, लेकिन फिर भी खिलखिलाती। उसने कभी किसी को इतना लचीला नहीं देखा था। एक बच्चा जिसे छोड़ दिया गया था, जिसके पास सजा के संकेत के रूप में एक जन्म चिन्ह था, वह अभी भी हंस सकता था, अभी भी विश्वास कर सकता था कि यह दुनिया पूरी तरह से निर्दयी नहीं है। एक रात भारी बारिश हो रही थी और अस्पताल की बिजली अचानक चली गई। प्रिया ने बच्चे को पकड़ रखा था। गलियारे के एक कोने में सिमटी हुई उसके हाथ बच्चे के सीने पर कसकर रखे हुए थे जब कोई उसके बगल में बैठ गया। वह विक्रम था। उसने उसे अपनी छोटी टॉर्च दी। इसे एक साथ इस्तेमाल करने के लिए उसने कहा और फिर चुपचाप 2 घंटे तक पहरा देता रहा। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उस टॉर्च की छोटी सी रोशनी उसे बच्चे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वह शांति से सो रही थी, बिना किसी डर के निशान के। और भले ही बाहर अभी भी श्राप भरे शब्द थे, उसके और विक्रम के बीच और उसके और आन्या के बीच कुछ ऐसा था जो एक वादे की तरह था। हम में से किसी को भी हार मानने की अनुमति नहीं है। और उस दिन से प्रिया ने यह सोचना बंद कर दिया कि वह समाज के खिलाफ कुछ कर रही है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद आन्या ही वह थी जो उसे गिरने से बचा रही थी। उस सुबह जब प्रिया आन्या को टीकाकरण के लिए ले जाने की तैयारी कर रही थी, उसे अस्पताल के एक आंतरिक लैंडलाइन से एक अजीब फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि कोई उससे मुख्य लॉबी में मिलना चाहता है। वह भ्रमित थी क्योंकि उसकी कोई नियुक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आन्या को नीचे ले गई। जो महिला उसका इंतज़ार कर रही थी वह ज़्यादा दूर नहीं थी। उसने एक गहरे रंग का कोट और धूप का चश्मा पहना हुआ था। वह सुरुचिपूर्ण लग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा बैग था। जैसे ही प्रिया पास आई, उसने अपना धूप का चश्मा उतारा। उसकी जांच करने वाली निगाहें धीरे धीरे आन्या के चेहरे पर टिकीं, फिर ठंड से प्रिया की ओर मुड़ गईं। मैं बच्चे के जन्मजात परिवार का प्रतिनिधि हूँ। इस वाक्य ने प्रिया का दिल थाम दिया। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला। प्रिया ने उसे नहीं लिया। उसने एक मशीनी आवाज़ में जारी रखा, हम कुछ समय से इस बारे में जानते हैं। वह जन्म चिन्ह हमारे परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं है और बच्चे को यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रिया ने आन्या के कंधे को धीरे से निचोड़ा, उसकी छोटी सांसों को अपने सीने के खिलाफ महसूस किया। महिला ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला, उसे पास की एक मेज पर रखा और कहा, परिवार इसे शांति से समाप्त करना चाहता है। आपको बस हिरासत छोड़ने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। बच्चे का जीवन बेहतर सुरक्षित होगा। आप उसके खून के रिश्तेदार नहीं हैं। आपके पास बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं है। प्रिया ने लिफाफे को नहीं छुआ। उसने पूछा कि वे कौन थे। महिला ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस सीधे देखा और संक्षेप में कहा, वे लोग जो आपके जीवन को एक झमेले में बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि आप समझदार नहीं हैं। यह वाक्य ज़ोर से नहीं कहा गया था, लेकिन प्रिया को यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यह एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक धमकी थी। उस रात उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। इसमें अस्पताल के सामने पार्क में खेल रही आन्या की एक तस्वीर थी, जिसके साथ एक पंक्ति थी, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको जल्दी छोड़ देना चाहिए। उसने डॉक्टर विक्रम को इसके बारे में बताया। वह चुप रहा। फिर उसने उससे आन्या को गोद लेने के दिन से लेकर अब तक की पूरी कहानी लिखने, उस पर हस्ताक्षर करने और प्रशासन कार्यालय में एक प्रति रखने का अनुरोध किया। विक्रम ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि चीज़ें अब सरल नहीं थीं। 1 हफ्ते बाद अस्पताल को अप्रत्याशित रूप से
स्वास्थ्य विभाग से एक असामान्य प्रशासनिक निरीक्षण का नोटिस मिला, जिसमें अनुचित कार्मिक प्रबंधन के लिए जांच के तहत 3 नामों की एक सूची थी। सूची में प्रिया का नाम भी शामिल था। उसी समय आन्या की मूल फाइल, जिस पर प्रिया ने अस्थायी निवास के लिए आवेदन किया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। स्वागत कक्ष में एक सहायक ने बताया कि एक व्यक्ति जो खुद को आन्या का रिश्तेदार होने का दावा करता था, कागजात की एक प्रति का अनुरोध करने आया था, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। उसी रात प्रिया को उसके कमरे में एक पैकेज मिला। अंदर वह कंगन था जिसे उसने आन्या को पहनाया था जब वह एक बच्ची थी, अब टूटा हुआ। किसी ने कोई और शब्द नहीं जोड़ा। विक्रम ने विभागाध्यक्ष से प्रिया के लिए कानूनी सहायता का अनुरोध किया, लेकिन उसे एक टालमटोल वाला रवैया मिला। ऊपर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे प्रिया जैसी नर्स कभी नहीं समझ सकती थी। उन्हें सीधे हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें बस उसे स्वेच्छा से पीछे हटने की ज़रूरत थी। लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटी। वह विक्रम के एक परिचित वकील से मिली, जिसने उसे अनौपचारिक हिरासत के अधिकारों के बारे में सलाह दी। वकील ने फाइल को देखा, लंबे समय तक चुप रहा और फिर कहा, आप एक ऐसे बच्चे को रख रही हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं करना चाहता। यह कोई संयोग नहीं है। 3 दिन बाद वही महिला वापस आई। इस बार वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ लाई, जिसने एक सफ़ेद शर्ट और गहरे रंग की टाई पहनी हुई थी और एक शांत व्यवहार था। उसने खुद को क्षेत्र के सबसे बड़े निगमों में से एक खन्ना परिवार के प्रतिनिधि वकील के रूप में पेश किया। उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन दबाव से भरी थी। सुश्री प्रिया, हम चाहते हैं कि यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हो। परिवार उस समय के लिए आपको मुआवजा देने को तैयार है जो आपने खर्च किया है, लेकिन बच्चे को अपनी सही जगह पर लौटना होगा। उसने पालने में सो रही आन्या को देखा और जवाब दिया तो उसकी सही जगह वह जगह है जहां उसे जन्म के समय छोड़ दिया गया था। उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र बहुत स्पष्ट थी। यह एक ऐसा खेल था जिसे खेलने की उसकी क्षमता नहीं थी। उसके बाद अस्पताल में अफवाहें और भी तेज़ी से फैल गईं। कुछ सहकर्मियों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में अजीब फ़ोन कॉल मानव संसाधन विभाग में किए गए। यहाँ तक कि एक गुमनाम शिकायत भी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे प्रसवोत्तर अवसाद का इतिहास था, जो कभी मौजूद नहीं था। विक्रम ने उसे शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसे भी आंतरिक जांच लंबित रहने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सब कुछ पहले से योजनाबद्ध लग रहा था। प्रिया ने पलटवार करना शुरू कर दिया। उसने पुराने अभिलेखागार में आन्या की मूल फाइल की तलाश की। एक धुंधली फोटोकॉपी में माँ का नाम पूजा खन्ना के रूप में सूचीबद्ध था, कोई पिता नहीं। उस नाम ने उसकी याददाश्त को झकझोर दिया। कई साल पहले एक रात की पाली के दौरान उसने एक रहस्यमय आंतरिक कॉल से यह नाम सुना था। एक गर्भवती महिला को एक निजी प्रसव कक्ष में लाया गया था, जिसमें निजी सुरक्षा गार्ड थे। उसका नाम मुख्य रजिस्टर में दर्ज नहीं था और अब उस जन्म में पैदा हुए एक बच्चे को वापस मांगा जा रहा था, प्यार के लिए नहीं बल्कि कुछ छिपाने के लिए। यहाँ से प्रिया को समझ में आने लगा कि आन्या सिर्फ एक त्यागा हुआ बच्चा नहीं थी, बल्कि एक निशान, एक शक्तिशाली परिवार द्वारा छिपाए गए किसी चीज़ का जीवित प्रमाण थी। प्रिया ने चुपचाप पूजा खन्ना के नाम की और अधिक जांच की। वह नाम जो आन्या के जन्म रिकॉर्ड की प्रति पर धुंधला था। उसने अस्पताल के कुछ पुराने संपर्कों का पता लगाया और एक सेवानिवृत्त नर्स श्रीमती शर्मा तक पहुंची, जो उस साल निजी प्रसव विंग की प्रभारी थीं। सबसे पहले श्रीमती शर्मा ने जवाब देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह बूढ़ी हो चुकी हैं और पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन जब प्रिया ने उसके सामने आन्या की तस्वीर रखी, जिसके गाल पर लाल जन्म चिन्ह प्रमुख था, तो उसका चेहरा नरम हो गया। उसने आह भरी और फुसफुसाया, जैसे कि केवल खुद से कह रही हो, मैंने वह निशान पहले भी देखा है, उसकी माँ के चेहरे पर। उसके बाद के शब्द खंडित थे, लेकिन वर्षों से छिपे हुए सत्य के एक हिस्से को एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त थे। पूजा खन्ना परिवार की
दूसरी बेटी थी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार था, जिसके पास इस क्षेत्र में रियल एस्टेट और बैंक शेयरों की एक श्रृंखला थी। उसे बचपन से एक कुलीन महिला के रूप में पाला गया था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अंगरक्षकों और सलाहकारों के साथ रहती थी। लेकिन 17 साल की उम्र में उसने अचानक 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया और फिर वापस आ गई, शांत और पीली। परिवार ने समझाया कि यह एक हमले के बाद मनोवैज्ञानिक आघात के कारण था, लेकिन खन्ना परिवार के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि उस समय उसे एक निजी विला में कैद कर लिया गया था और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बाद में उसकी शादी एक वित्तीय उत्तराधिकारी से तय की गई, जो सार्वजनिक राय में शांति के लिए एक सौदा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, अपनी सगाई समारोह से भाग गई और उसी रात उसे ज़बरन वापस लाया गया और सिर्फ 3 महीने बाद उसे गर्भवती अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने इस खबर की घोषणा नहीं की। उन्होंने उसे एक अलग क्षेत्र में जन्म देने के लिए लाया, बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के, बिना पूर्ण जन्म पंजीकरण के। बच्चा आन्या जन्म के 10 मिनट से भी कम करके 10 मिनट से भी समय में प्रसव कक्ष से बाहर ले जाया गया था। माँ को केवल कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चे को देखने की अनुमति दी गई थी और फिर उसे शामक दिया गया था। श्रीमती शर्मा ने कहा कि उसने अपनी आंखों से बच्चे के दाहिने गाल पर एक लाल घूमता हुआ जन्म चिन्ह देखा था। उस समय पाली के प्रभारी लोगों में से एक ने निर्देश के लिए खन्ना परिवार को फ़ोन किया था। कुछ मिनट बाद एक मौखिक आदेश आया, इसे मत रखो, इसे स्थानांतरित करो। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। यह सब एक फ़ोन कॉल था, लेकिन हर कोई समझ गया था। किसी को भी बहस करने की अनुमति नहीं थी। प्रिया ने यह सुना, उसका दिल ठंडा पड़ गया। वह जन्मचिन्ह कोई संयोग नहीं था। एक और बैठक में उसने चुपके से एक अघोषित आंतरिक फाइल से पुरानी तस्वीरों की एक प्रति प्राप्त की, जिसमें आन्या के समान निशान वाली एक नवजात बच्ची की तस्वीर थी। उसके बगल में एक बेहोश महिला की तस्वीर थी, जो पूजा खन्ना थी। लेकिन एक विवरण था जिसने उसे कंपा दिया। रिकवरी रूम में ली गई एक और त्वरित तस्वीर में एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका चेहरा सख्त था, कांच के माध्यम से बच्चे को देख रहा था। तस्वीर के नीचे एक साधारण नोट था, अध्यक्ष खन्ना निरीक्षण के लिए आए। इसका मतलब था कि आन्या के नाना उस समय मौजूद थे जब बच्चे को ले जाया जा रहा था। यह आकस्मिक नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। प्रिया को समझ में आने लगा कि यह सब एक अस्वीकृत विवाह पर नहीं रुकता। आन्या एक विशेष रक्तरेखा के निशान के साथ पैदा हुई थी। वह जन्म चिन्ह कोई दोष नहीं था, बल्कि एक रक्तरेखा की एकमात्र अभिव्यक्ति थी, जिसका उल्लेख परिवार के प्राचीन वंशावली में किया गया था। एक पीढ़ी पहले एक ही जन्म चिन्ह वाला एक बच्चा था और उसे परिवार में अशांति लाने वाला माना जाता था। उस व्यक्ति को दूर भेज दिया गया था। उसे किसी भी संपत्ति या पद का उत्तराधिकार नहीं मिला था। खन्ना परिवार का मानना था कि यह एक वर्जित बात थी, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों के बाद वह निशान फिर से दिखाई देगा, इस बार एक अवांछित बच्चे के चेहरे पर। लेकिन वे ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते थे। इसलिए आन्या को रिकॉर्ड से, वंशावली से और सभी संबंधित लिंक से गायब होना पड़ा। और प्रिया को अचानक एहसास हुआ कि आन्या की उपस्थिति केवल प्रतिष्ठा का डर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवार का पीढ़ीगत जुनून भी था जो ग्लैमर और शक्ति पर जीता था। वह जन्म चिन्ह एक ऐसा सच था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, और इसीलिए यह बच्चा हालांकि निर्दोष था, जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं उसे सजा सुनाई गई थी। प्रिया को सोमवार की सुबह अदालत से एक सम्मन मिला। कागज पर ठंडे छपे हुए अक्षर उसे याद दिलाते थे कि आन्या को अपने पास रखने का समय समाप्त हो रहा है। मुकदमा खन्ना परिवार की ओर से दायर किया गया था, जिसमें हिरासत वापस लेने और अदालत से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।
इस आधार पर कि बच्चे को अनुपयुक्त अवैध परिस्थितियों में पाला जा रहा था, जो उसके व्यक्तित्व के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ये यही नहीं रुका। उसी दोपहर एक प्रमुख ऑनलाइन समाचार साइट पर एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था, सनसनीखेज अवसाद के इतिहास वाली नर्स वर्षों से अवैध रूप से बच्चे को पाल रही है। लेख के नीचे प्रिया की एक गुप्त रूप से ली गई तस्वीर थी, जिसमें वह अस्पताल के गलियारे से बाहर निकलते हुए आन्या को गोद में लिए हुए थी। कोण जानबूझकर अंधेरा था ताकि एक गुप्त एहसास पैदा हो सके। 24 घंटों के भीतर इसी तरह के कई लेख एक ही अस्पष्ट लहजे के साथ एक साथ दिखाई दिए, जिसमें विकृत विवरण थे। एक गरीब अकेली नर्स जिसका कोई परिवार नहीं है ने एक बार मनोवैज्ञानिक मुद्दों के कारण अचानक काम से छुट्टी ले ली थी और अब कानून की अवहेलना करते हुए अज्ञात मूल के एक बच्चे को पाल रही है। प्रिया पर न केवल अदालत में बल्कि सोशल मीडिया पर भी हमला किया गया, जहां अजनबियों ने उसे भ्रम कहा, एक परी की भूमिका निभाने के लिए एक बच्चे का उपयोग करना, और यहाँ तक कि सुझाव दिया कि वह थोड़ी मानसिक रूप से अस्थिर थी। अस्पताल के भीतर उसे जांच में सहयोग करने के लिए काम से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। अस्पताल के निदेशक मंडल और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच एक बंद दरवाजे की बैठक आयोजित की गई ताकि छवि को नियंत्रित किया जा सके। उसे स्पष्ट निष्कर्ष आने तक सार्वजनिक रूप से उपस्थित न होने का आदेश दिया गया था। उस पूरे समय में विक्रम ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ रहा। उसने ज़्यादा नहीं पूछा, बस हर बार जब वह आन्या का चेहरा प्रिया के कंधे पर सोता हुआ देखता तो विचारमग्न हो जाता। बच्चे की आंखें अभी भी साफ थीं, आने वाले तूफान से अनजान। विक्रम ने एक वकील से मुलाकात की जिसमें मुकदमे का विरोध करने की संभावना के बारे में पूछा गया। वकील ने अपना सिर हिलाया और संक्षेप में कहा, कोई कानूनी संरक्षकता कागजात नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं, जीतने की संभावना 5% से कम है। प्रिया चुप रही, लेकिन हर बार जब वह आन्या को अपनी बाहों में लेती तो वह जानती थी कि अगर वह हार गई तो बच्चे को एक सामान्य बच्चे की तरह जीने का मौका नहीं मिलेगा। विक्रम ने वह बताने का फैसला किया जो उसने कई सालों से छिपा रखा था। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो पूजा खन्ना की कहानी को अच्छी तरह से जानते थे। जब वह पहली बार अस्पताल आया था तो वह उस साल उस असामान्य आपातकालीन मामले में एक प्रशिक्षु था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उस युवा महिला को बिना रिकॉर्ड, बिना पहचान के प्रसव कक्ष में लाया गया था। बाद में उसने खुद बच्चे के लिए प्रारंभिक पुष्टि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आपातकाल के बाद मूल को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया गया था। विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह बोलता है तो वह अपना करियर खो सकता है, लेकिन कई सालों में पहली बार उसने पूरी घटना को हाथ से लिखा, उस पर हस्ताक्षर किए और उसे प्रिया के वकील के कार्यालय में भेज दिया। उसने एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। उसी समय इंटरनेट पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गई जिसमें खन्ना परिवार के एक कथित प्रतिनिधि और एक पत्रकार के बीच बातचीत दर्ज की गई थी। इसमें एक महिला की आवाज़ ये कहते हुए सुनाई देती है, वह सिर्फ एक नर्स है, वह जो कुछ भी बना सकती है उसे बनाने दो। जब अदालत फैसला करेगी तो हम देखेंगे कि कौन जीतता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग तुरंत व्यापक रूप से साझा की गई, जिससे जनता की राय विभाजित हो गई। कुछ ने प्रिया का बचाव किया, उसे एक बहादुर बिना खून की मां कहा, जबकि अन्य अभी भी संशय में थे। लेकिन कोई भी अब निश्चित नहीं था कि सच क्या था और झूठ क्या था। खन्ना परिवार ने तुरंत एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें एक महिला को पेश किया गया जिसने खुद को आन्या की सौतेली बहन होने का दावा किया और घोषणा की कि वह बच्चे को सर्वोत्तम परिस्थितियों में पालेगी। महिला सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार थी और प्रेस को स्पष्ट रूप से जवाब दिया, लेकिन प्रिया की आंखों
में यह एक ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जो इस बच्चे के अकेलेपन को कभी नहीं जानता था। विक्रम ने प्रिया को मीडिया का जवाब न देने की सलाह दी, उसे फाइल और गवाहों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। लेकिन जब उसने एक अखबार में आन्या की एक कच्ची कट फोटो देखी जिसके साथ कैप्शन था, एक अजनबी द्वारा अपहरण किया गया बच्चा, प्रिया जानती थी कि वह चुप नहीं रह सकती। वह एक स्वतंत्र पत्रकार द्वारा आयोजित एक लाइव साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए सहमत हो गई। साक्षात्कार केवल 10 मिनट तक चला, बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी नाटक के। प्रिया ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मैं एक त्यागे हुए बच्चे को पालने में गलत थी तो उसे छोड़ने में कौन सही था। यह वाक्य तुरंत सप्ताह का सबसे शक्तिशाली उद्धरण बन गया। लोगों ने पुराने लेखों को फिर से देखना शुरू कर दिया, असंगत विवरणों की तुलना की और उस पर हमला करने वाले लेखों की श्रृंखला के पीछे पत्रकारिता और कॉरपोरेट संबंधों का पता लगाया। और उस अराजकता के बीच आधिकारिक अदालत की तारीख 2 सप्ताह के लिए निर्धारित की गई। कोई स्थगन नहीं। प्रिया के पास यह साबित करने के लिए केवल 14 दिन थे कि प्यार को खून के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है और सच्चाई को प्रसिद्धि से दफन नहीं किया जा सकता है। विक्रम ने नर्स शर्मा से एक और गवाही प्राप्त की जिन्होंने अपंजीकृत जन्म देखा था। वह इस बात को जानते हुए भी हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गईं कि वह अपनी पेंशन खो सकती हैं। सभी टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई की तारीख नज़दीक आती गई, प्रिया को और अधिक गुमनाम संदेश मिलने लगे। धमकियाँ थीं और यहाँ तक कि अस्पताल के खेल के मैदान में उसके और आन्या के चुपके से फिल्माए गए वीडियो भी थे। डर के बावजूद उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपनी नौकरी खो दी थी, मीडिया द्वारा बदनाम किया गया था और सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक के साथ टकराव में धकेल दिया गया था। लेकिन वह नहीं गई, क्योंकि इन सब के केंद्र में अभी भी एक ऐसा बच्चा था जिसे कभी चुनने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई और उसकी रक्षा नहीं करता तो वह इसे अंत तक करती। सुनवाई एक सप्ताह की सुबह में हुई। अदालत का कमरा बंद था, लेकिन लोगों से भरा हुआ था। प्रिया आगे की पंक्ति में बैठी थी, आन्या को अपनी बाहों में लिए हुए। बच्ची गहरी नींद सो रही थी, उसका सिर प्रिया के सीने पर टिका हुआ था, इस बात से अनजान कि आज उसका भाग्य तय होगा। विपरीत पक्ष में खन्ना परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने एक शांत आवाज़ में अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कानूनी कमी, प्रिया के पास आधिकारिक गोद लेने के कागजात न होने, खून का रिश्ता साबित करने में असमर्थता, कोई संपत्ति न होने और बच्चे के लिए भविष्य सुनिश्चित करने में असमर्थता के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आन्या को एक पूर्ण वातावरण में रहने की ज़रूरत है, जिसमें कानूनी माता, पिता और एक बेहतर सहायता प्रणाली हो। प्रस्तुत किए गए तर्क तीखे, स्पष्ट और उचित लग रहे थे, अगर श्रोता अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब प्रिया के वकील की बारी आई तो पूरी फाइल प्रस्तुत की गई, जिसमें नर्स शर्मा की गवाही, डॉक्टर विक्रम का हस्तलिखित बयान, उस वर्ष के आंतरिक मेडिकल रिकॉर्ड से तस्वीरें और अलग थलग प्रसव विंग में काम कर चुके गवाहों के साथ वीडियो साक्षात्कार शामिल थे। लेकिन माहौल वास्तव में तब बदल गया जब कमरे के पीछे से एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई। उसके सफ़ेद बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और वह धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से चली। उसने खुद को पूजा खन्ना के रूप में पेश किया। पूरा कमरा लगभग चुप हो गया। उसने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए पहचान पत्र प्रस्तुत किए कि वह आन्या की जैविक माँ है। उसकी आंखें प्रिया पर टिकी थीं, बिना हिले। जब उसने माइक्रोफोन पकड़ा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बात की, प्रत्येक शब्द हवा को काटता हुआ। उसने सब कुछ बताया। जबरन शादी, गुप्त प्रसव विंग में ले जाया जाना, जन्म के तुरंत बाद नशीला पदार्थ दिया जाना और 25 साल तक अपने बच्चे से अलग रहना। उसने कभी भी कोई त्याग पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये सब उसके पिता, खन्ना परिवार के अध्यक्ष और उनकी करीबी कानूनी टीम द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उसने कहा कि जब उसने प्रिया के बारे में लेख पढ़ा और अपनी बेटी का चेहरा देखा
जिसके पास उसके जैसा ही जन्म चिन्ह था। तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी जीवित है और अभी भी वहीं है, अभी भी किसी के पास उसे रखने का साहस है। उसकी गवाही खन्ना परिवार द्वारा बनाए गए पूरे कानूनी ढांचे के लिए एक झटका थी। उनके वकील भ्रमित थे। अगर वे यह साबित नहीं कर सकते कि वह एक धोखेबाज थी, तो वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने जो कागजात और डीएनए डेटा जमा किया था, वह पूरी तरह से मेल खाता था। न्यायाधीश ने जूरी के विचार विमर्श के लिए 15 मिनट के अवकाश का अनुरोध किया। उस दौरान प्रिया चुपचाप बैठी रही, अपनी आंखों को उन हाथों पर टिकाए हुए जो आन्या को पकड़े हुए थे। उसका दिल उथल पुथल में था। विक्रम पास आया और धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रिया ने उसे देखा, वह व्यक्ति जिसने सब कुछ देखा था, एकमात्र व्यक्ति जो शुरू से ही कभी पीछे नहीं हटा था। जब वे लौटे तो पैनल ने बच्चे की पहचान के पंजीकरण और मेडिकल रिकॉर्ड की घोषणा में धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार की जांच का विस्तार करने के लिए सुनवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। साथ ही अदालत ने अस्थायी रूप से प्रिया के हिरासत अधिकारों को मान्यता दी और अंतिम फैसले की प्रतीक्षा के दौरान आन्या को उसके साथ रहने का आदेश दिया। लेकिन सुनवाई छोड़ने से पहले न्यायाधीश ने प्रिया को बोलने की अनुमति दी। वह आगे बढ़ी, अभी भी आन्या को अपनी बाहों में लिए हुए। कोई कागजात नहीं, कोई वकील उसके लिए नहीं पढ़ रहा था। उसने अपनी ही आवाज़ में सरल स्पष्ट बिना कांपे बात की। उसने कहा कि आन्या को जीने के लिए एक उपनाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की ज़रूरत है जो उसे भुलाए जाने से बचाने की हिम्मत करे। उसने कहा कि प्यार को कागजात की ज़रूरत नहीं है, खून के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर दिन एक विकल्प की ज़रूरत है, एक त्यागे हुए बच्चे के पक्ष में खड़े होने की इच्छा, यह जानते हुए भी कि वह सब कुछ खो देगी। उसने कहा कि अगर कानून शक्ति से निर्मित धोखेबाज चीज़ों को मान्यता दे सकता है तो उसे कम से कम एक अनौपचारिक माँ को बोलने देना चाहिए, ताकि उसका बच्चा जान सके कि भले ही दुनिया ने अपनी पीठ फेर ली हो, फिर भी कोई है जो उसे अपना कहता है। अदालत के कमरे में कुछ लोग चुप थे, कुछ ने अपने आंसू पोंछे और कुछ ने अपना सिर झुका लिया। और आन्या की आंखें जब उसने प्रिया को देखा तो ऐसा लगा कि वह जानती है कि उसे अब सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रिया हाथ में आधिकारिक फैसले के साथ अदालत से बाहर चली गई। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने जयकार नहीं की, लेकिन उसके सीने में एक गहरी शांत भावना छा गई, जैसे कि एक तूफान अभी गुजरा हो, एक बंजर भूमि को छोड़कर जहाँ से पुनर्जनन शुरू हो सकता है। आन्या को पालने का अधिकार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त था। प्रिया के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए थे। खन्ना परिवार ने धोखाधड़ी वाले कागजात और पहचान से इनकार करने के व्यवहार की जांच में सहयोग करने के लिए कहे जाने के बाद कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी। पूजा खन्ना आन्या की जैविक माँ ने बच्चे को वापस लेने के लिए नहीं कहा। उसने केवल चुपचाप और बिना किसी मजबूरी के कभी कभी मिलने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि जो वह नहीं कर सकी वह प्रिया ने किया और वह इसके लिए आभारी थी। कई साल बीत गए। आन्या छिपने या शर्म में नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में बड़ी हुई जो विश्वास और प्यार के मूल्य को समझती थी। उसके गाल पर लाल जन्मचिन्ह अब कुछ ऐसा नहीं था जिससे कोई बचता था, बल्कि लाखों साक्षात्कारों और उन बच्चों के दिलों में एक प्रतीक बन गया था जिन्होंने कभी पूछा था कि क्या वे प्यार के लायक हैं। आन्या ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, आत्मविश्वास से बात की और अक्सर अनाथालयों, प्रसूति अस्पतालों और युवा लोगों के लिए कौशल कक्षाओं में बातचीत और साझा करने के सत्रों में प्रिया के साथ रहती थी। किसी को भी उसके प्रेतवाधित होने की पुरानी अफवाहें याद नहीं थीं। केवल एक मौन स्वीकृति थी, कभी कभी एक दृढ़ दिल और एक त्यागा हुआ बच्चा मिलकर मातृत्व के बारे में लोगों के सोचने के तरीके को बदल सकते हैं।
प्रिया अतीत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह अभी भी नियमित रूप से काम पर जाती थी, हर किसी की तरह अपना कर्मचारी आईडी कार्ड पहनती थी। लेकिन जिन लोगों ने कभी उसे नीची नज़र से देखा था, उनकी आंखों में अब एक अनकहा सम्मान था। और हर दिन बताई जाने वाली सैकड़ों कहानियों के बीच लोगों ने प्रिया और आन्या की कहानी को एक जीवित किंवदंती कहना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि यह रोमांचक या असाधारण थी, बल्कि इसलिए कि ये इतनी वास्तविक थी कि इसे सुनने वाला हर कोई एक पल के लिए चुप हो जाता था।